मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो कि परसेंटेज की 12th क्लास है और आज परसेंटेज की इस 12th क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से सॉल्व होगा, और इसमें जो बोला जाता है कि जो परसेंटेज एरर है, मतलब जो गणना करने में त्रुटि होती है वो कितने परसेंट है, तो उसको किस तरीके से आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है, बेस किसको लेना है, उस पॉइंट पर ध्यान देते हुए और इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे और क्या मानेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, उस पार्ट पर डिस्कस करेंगे। केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो मिस्टेक से किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की जगह किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें त्रुटि होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और आज की क्लास में केवल इसी तरीके का क्वेश्चन होगा जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। क्वेश्चन यह है कि एक विद्यार्थी जिसको किसी संख्या को, मतलब ये बोला गया कि एक विद्यार्थी है जिसको बोला गया कि कोई संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करो, 5/3 से गुणा करो, लेकिन वो गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताइए उसने अपनी कैलकुलेशन में यानी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि की है। तो अब आप देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन करने का जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका का मतलब कि हमें कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं मान करके हम क्या करते हैं, बचपन से जो सीखते आए हैं कि जब अधिकतर क्वेश्चन यही तो मानते आए, किसी की सैलरी पूछी जाए, बताइए राम की सैलरी कितनी थी, X रुपए, बताइए पॉपुलेशन कितनी थी दिल्ली की, X थी, आगरा की पॉपुलेशन कितनी थी, X थी, राम की एज क्या थी, X थी। तो ये जो पॉइंट है कि आप डायरेक्टली सीधा एक न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू मानने की जगह आप एक वेरिएबल्स मान लेते हैं और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन आप करते हैं, तो इक्वेशन टाइप का कुछ बनता है। तो वो आपका जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए हमें क्या मानना होगा, किस तरीके से सोचना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, जिससे हमें जो नंबर दिखे ना वो इंटीजर में दिखे। फॉर एग्जांपल आप इसी क्वेश्चन को देखिए कि बोला गया किसी संख्या को, कोई नंबर है, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो बोला गया कि मल्टीप्लाई करना किससे था, तो मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। अगर 5/3 से मल्टीप्लाई किया जाता तो आपका आंसर आता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन 5/3 से गुणा करने की जगह किससे गुणा कर दिया गया है, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया है 3/5 से। और अगर 3/5 से मल्टीप्लाई किया है 5/3 की जगह, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस संख्या को जो मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आपका रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गलत आ रहा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कितने परसेंट की कैलकुलेशन में गलती है। अच्छा, अगर हम कहते हैं जैसे पहले मानते हैं, माना कि नंबर क्या था, X था। अगर इस हिसाब से मानते हैं, या तो माना कि नंबर X था, नहीं तो नंबर है तो N मान लेते हैं। अगर हम नंबर को N मानते हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपका यहां पर N × 5/3, यानी अगर मैं इसको N मानूंगा तो आएगा N × 5/3 यानी 5/3N। और यहां पर आपका क्या रिजल्ट आएगा, जब उसको मल्टीप्लाई किया 3/5 से, सेम नंबर को यानी N को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 से, तो क्या आएगा 3/5N। ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, 5/3N आपका एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए था, और आपके गलती की वजह से कितना आ गया 3/5N। तो अब बोला जा रहा है बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि है, कितने प्रतिशत की त्रुटि है। तो त्रुटि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो किस पर कैलकुलेट करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट ये है। और इसके लिए एकदम बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं आपको एग्जांपल, कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी 4,000 रुपए है, अगर मैं कहता हूं कि मेरी मंथली सैलरी 4,000 रुपए है, और मुझे जो है 4,000 की जगह गलती से 5,000 रुपए मिल गया, मेरी एक्चुअल सैलरी जो थी, जो एक्चुअल सैलरी थी 4,000 रुपए थी और गलती से 5,000 रुपए मिल गई, तो मुझे सैलरी ज्यादा मिली या कम, तो आप कहेंगे कि ज्यादा मिली। और कितना ज्यादा मिली, तो आप कहेंगे 1,000 ज्यादा मिली। तो बताइए कितने परसेंट ज्यादा मिली, तो आप कहेंगे कि कितने परसेंट ज्यादा मिली, तो जो एक्चुअल होनी चाहिए थी
जो एक्चुअल होनी चाहिए थी आपकी सैलरी उससे कितना ज्यादा मिली, यानी बेस में आपका एक्चुअल वैल्यू जाएगा 4000। तो अब आपका कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा 25%। अच्छा, गलती से किसी महीने मेरी सैलरी तो 4000 थी, गलती से किसी महीने मुझे तो जो सैलरी मिली ना वो केवल 3000 रुपए मिली, तो क्या त्रुटि है? हाँ त्रुटि है। कितने प्रतिशत की त्रुटि है या कितने परसेंट मुझे सैलरी ज्यादा या कम मिली? तो हम कहेंगे कि मुझे कितना मिलना चाहिए था 4000, मिला कितना 3000, यानी कितने प्रतिशत की गलती है या कितने प्रतिशत कम मिला? तो आप कहेंगे कि 1000 कम मिला। किस पर? तो आपका जो एक्चुअल मिलना चाहिए उस पर। यानी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो बेस जो वैल्यू होगी ना, जो बेस वैल्यू होगी वो हमेशा एक्चुअल वाला पार्ट होगा। यहां एक्चुअल वाला पार्ट कितना है जो वास्तविक आना चाहिए था वो 5/3n, यानी 5/3n आपका जो होगा वो बेस में होगा। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि कैलकुलेट करके कि कितना आपका आंसर आता है, मैंने बस ये बताने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल के थ्रू, सैलरी का एग्जाम्पल लेकर के, कि जब भी कैलकुलेशन की जाएगी कि कितने प्रतिशत की त्रुटि है तो वो एक्चुअल वैल्यू पर कैलकुलेट होगी, यानी बेस आपका क्या होगा जो एक्चुअल में आना चाहिए था। जैसे मैं यहां पर बेसिक पहले बता रहा हूं, अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे कि किस पर कैलकुलेट होगा, जो गलती हुई है, त्रुटि हुई है, कितने परसेंट की, तो बेस में क्या जाएगा? तो आपको पता चल गया जो एक्चुअल आना चाहिए था वो आपका बेस में जाएगा। परसेंटेज चाहिए इंटू 100, ऊपर क्या आएगा? जो आना चाहिए था उससे कितना ज्यादा मिला या कितना कम। सैलरी के पार्ट पर कह रहे थे, वैसे ही कहेंगे जो रिजल्ट आना चाहिए वो उससे कितना ज्यादा या कम आया गलती की वजह से, वो आपकी त्रुटि है। तो आप चेक करेंगे कितना ज्यादा या कम आएगा, तो आपको पता है कि 5/3 3/5 से ज्यादा आएगा, यानी ज्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे 5/3n, 5/3n, आप लिखेंगे 5/3n माइनस करेंगे कितना 3/5n। अच्छा, दोनों जगह से n आपका कॉमन आ जाएगा, और अगर n कॉमन आ जाएगा तो ये n जो होगा आपका लास्ट में क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, मेरे को ये बेसिक एकदम बताने का रीजन ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप n मानते हैं यहां पर तो वही संख्या को मल्टीप्लाई गलती से किया है, तो ये दोनों प्लेस पर सेम वैल्यू आपको मानना है। और जो भी आप यहां पर मानोगे फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करते वक्त क्या उसका कोई वजूद रहा? जब फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं क्या वो बचा? नहीं बचा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पार्ट पर आया, तो n का वैल्यू कैंसिल। मतलब कि n की वैल्यू अगर हम n ना मान करके, x ना मान करके, मतलब जो नंबर है उसे n ना मान करके, x ना मान करके, कोई वेरिएबल्स ना मान करके कोई ऐसी संख्या मान लें, क्योंकि हमें पता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमें एक कोई ऐसी संख्या मान लें जिससे ये वैल्यू हमारी जो आए ना, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाए? इंटीजर। और अगर इंटीजर आ जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बताइए n की ऐसी कौन सी वैल्यू माने, n की ऐसी कौन सी वैल्यू माने जो मिनिमम भी हो, मतलब छोटी से छोटी हो, और कैलकुलेशन करने पर ये जो रिजल्ट आए वो इंटीजर में आए, जिससे हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में ना दिखे। तो हमें ऐसी संख्या माननी होगी जिसको 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर आए, हमें ऐसी संख्या माननी होगी जिसको 3/5 से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर आए। मतलब हमें कौन सी संख्या लेने पर दोनों केस में इंटीजर मिलेगा? तो आपको करना क्या है कि ये वैल्यू जो एक्चुअल आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए, जो गलती से आ रहा है वो भी इंटीजर आना चाहिए, जिससे अगर फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने जाएं तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आपको यहां पर एक ऐसी संख्या लेना है जिससे ये वैल्यू इंटीजर में आए, यहां पर वही संख्या रखना है तो ये भी इंटीजर में आए। तो अगर यहां पर अगर मिनिमम वैल्यू माननी होगी तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास या दूसरी क्लास में, किसी संख्या का फ्रैक्शन निकालना हो, किसी वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना हो तो डायरेक्टली उसको कितने के बराबर मानते हैं? डिनोमिनेटर के बराबर। और जैसे ही डिनोमिनेटर के बराबर मानेंगे रिजल्ट आपका जो आएगा वो इंटीजर आएगा। तो आप बताइए 5/3 से मल्टीप्लाई करने पर अगर ये इंटीजर में चाहते हैं तो ये ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल। जैसे अगर ये 3 होता तो 3 से 3 कट गया, 5 आ गया। और अगर ये 6 होता, 3 का मल्टीपल होता तो 3 से 2 बार गया, 2 गुणे 5 10 आ गया। अगर ये 3 का अगला मल्टीपल 9 होता तो 3 से 3 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 15। यानी आपको नंबर ऐसा लेना होगा जो 3 से डिविजिबल हो। अगर केवल इसी के लिए मानना होता तो मिनिमम आपका 3 ही मान लेते यहां पर, लेकिन आपको यहां पर भी उसी संख्या को रखना है जिससे ये भी इंटीजर है। तो यहां के लिए वो संख्या किसका मल्टीपल होना चाहिए?
5 का। तो हमें एक ऐसी संख्या मानना है, हमें एक ऐसी संख्या मानना है जो 3 और 5 दोनों के जो आपका वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो? तो यहां पर आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 और 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या यानी 3 और 5 का हमें एलसीएम निकालना है लघुत्तम समापवर्ग। लेकिन यहां पर लघुत्तम भी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि प्राइम नंबर इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो डायरेक्टली 3 और 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? 15। जरूरी नहीं कि एलसीएम निकालो, जरूरी यह है कि वो संख्या छोटी हो और डिविजिबल हो दोनों पार्ट पर, जिससे ये इंटीजर आए। तो हमने कहा वो संख्या कितनी थी? 15। अगर 15 लेते हैं तो वो संख्या का रिजल्ट कितना आना चाहिए? अगर 15 होता तो आप कहते हैं कि 25 आना चाहिए था, एक्चुअल में 25 आना चाहिए था, और गलती से कितना आ गया? तो अगर 15 लेते हैं तो यहां पर भी 15 रखेंगे तो आपका आ गया 9, यानी आना चाहिए था 25 और गलती से आ गया 9। तो बताइए जो आना चाहिए था उससे कितना ज्यादा या कम आया है? तो आप कह सकते हैं माइनस करके 25 से कितना कम आया है? तो आप देख सकते हैं 16 कम है, यानी 16 आपका गलती है। त्रुटि कितना है? 16 की, और 16 की गलती कितने पर 16 की गलती है? जो एक्चुअल आना चाहिए था यानी 25 पर, परसेंटेज चाहिए इनटू 100, और आपका आंसर आ गया कितना? 64%। मतलब पहले क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बेसिक समझाया कि n अगर मानेंगे, नंबर को कुछ भी मानेंगे वेरिएबल्स, तो वो यहां पर भी लिखना पड़ेगा, यहां पर भी, और जब फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, और जब कैंसिल हो जाता है तो उसको कोई संख्या भी अगर मान लेंगे ना तो वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। इसलिए आप डायरेक्टली ऐसी संख्या मानिए, वेरिएबल्स मानने की जगह ऐसी संख्या मानिए जिससे आपका ये रिजल्ट जो आना चाहिए था गलती से, जो एक्चुअल में वो आपका इंटीजर में है, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान सा दिखे, आसानी से हो जाए। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में n या x या y ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्टली जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग सोच करके आप मान करके कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर 7 by 5 इंस्टीड ऑफ 5 by 7। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 7 by 5 इंस्टीड ऑफ 5 by 7, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? कोई विद्यार्थी किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने की जगह 7/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि है? अच्छा, संख्या को मल्टीप्लाई किससे करना था? 5 by 7। अगर 5 by 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सही आपका आंसर आता, लेकिन गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है? 7 by 5 से, तो ये गलत कैलकुलेशन पर आ रहा है आंसर। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि है? अच्छा, नंबर मानना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था वैसे ही डायरेक्टली मानेंगे। ऐसी संख्या लेते हैं जो 7 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो 7 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपका रिजल्ट आएगा उनका एलसीएम, यानी 7 और 5 का एलसीएम 35। तो हमने कहा अगर संख्या 35 होती तो आना कितना चाहिए था? 25, और अगर उसको मैंने 35 अगर माना है, गलती से कितना आ गया है? तो आप कह सकते हैं 49। आना चाहिए था कितना? 5 by अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आना चाहिए था 25, लेकिन आपने गलती से उसको 7 by 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 49 आ गया है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि है? तो आप कहेंगे ज्यादा आया या कम? तो आप कहेंगे ज्यादा आया, क्योंकि आना कितना चाहिए था? 25। तो 25 से जितना ज्यादा आएगा, जो आना चाहिए था उससे जितना ज्यादा आएगा, या जिससे जो आना चाहिए था उससे जितना कम आएगा, वही त्रुटि होगी। तो यहां त्रुटि कितना हुई? तो आप कह सकते हैं माइनस करने के बाद आएगा कि 24 ज्यादा आ रहा है किससे? जो एक्चुअल में होना चाहिए था उस पर कैलकुलेशन होगी, त्रुटि जो आपकी गलती होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपका 24 ज्यादा आया किससे? जो आना चाहिए था यानी 25 से। कितने परसेंट है? तो इंटू 100 कर देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 96%। तो इस तरीके से जब भी कोई संख्या को मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर से और गलती से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, और ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने की बात आए ना, तो आपको ऐसी संख्या मानना है, ऐसी संख्या मानना है जिससे आपका वहां पर जो आना चाहिए था और गलती से जो आया है वो आपका इंटीजर में है, जिसे कैलकुलेशन लास्ट वाला जो करने में है वो आपको दिक्कत ना हो, आसानी से कैलकुलेट हो जाए। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ए नंबर x इज
a number x is multiplied, sorry, a number x is mistakenly divided by 10 instead of being multiplied by 10. What is the percentage error in the calculation? किसी संख्या को 10 से गुणा करने की जगह 10 से भाग दे दिया जाता है। किसी संख्या में 10 से गुणा करने की जगह 10 से भाग दे दिया जाता है तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में फिर से देखो, आपका कुछ ऐसा फ्रैक्शन की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो फ्रैक्शन की तरह ही। अब ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत कि संख्या को मल्टीप्लाई करने की जगह बोला गया संख्या को 10 से गुणा करने की जगह, यानी अगर उस संख्या को अगर आप 10 से गुणा करते हैं, जिस संख्या के बारे में बोला गया उससे 10 से गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता तो एक्चुअल आता, लेकिन आपने 10 से गुणा करने की जगह उस संख्या को 10 से भाग दे दिया है, और 10 से भाग दे दिया है तो गलत आपका आया। कितने प्रतिशत की त्रुटि है, यानी जो एक्चुअल आना चाहिए था उससे कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम आया? तो आप बताइए, ऐसी संख्या लीजिए, यहां पर अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, यहां तो आपको संख्या को 10 से डिवाइड करना है, तो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 1 से भी डिविजिबल हो इसका डिनोमिनेटर, और इसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है 10, यानी 1 और 10 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 10 है। अगर आप संख्या को 10 लेते हैं, दोनों जगह 10 रख दिया, यानी अगर 10 लेते हैं तो एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 100, और आया कितना 1। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो वो त्रुटि किस पर कैलकुलेट होगी? जो एक्चुअल आना चाहिए था। तो आप बताइए कितना कम या ज्यादा आया? 99। कम आया है ज्यादा? कम आया है। किससे? जो एक्चुअल आना चाहिए था 100 से। कितने परसेंट है? इंटू 100, और आपका ये आंसर आ गया 99%। मतलब आज की क्लास में जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन के थ्रू सीखा है कि जब भी अगर ऐसा कुछ आए कि अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना था किसी और संख्या से, और मल्टीप्लाई किसी और संख्या से हो गया, तो हमें नंबर को मानना है तो एक्स वाई जेड मानने की जगह ऐसी कोई वैल्यू मानेंगे जिससे हम, अगर एक्चुअल जो आना चाहिए था जो गलती से आया वो एक इंटीजर वैल्यू आए, ये इंटीजर वैल्यू आए जिससे हमारी कैलकुलेशन में आगे दिक्कत ना हो, फ्रैक्शन ना बने कैलकुलेट करते वक्त। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।